हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे अरस्तू के बारे में। तो अरस्तू का जो क्रांति का सिद्धांत है उसके बारे में और अरस्तू के जो क्रांति संबंधी विचार है उस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार। क्रांति का अर्थ है, अरस्तू के अनुसार, शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सामान्य अथवा आधारभूत परिवर्तन क्रांति कहलाता है। यदि परिवर्तन पूर्ण होता है तो वह पूर्ण क्रांति है और यदि आंशिक होता है तो आंशिक क्रांति है। पूर्ण क्रांति वह है जब उससे शासन व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन होता है, जैसे निरंकुश तंत्र जनतंत्र में परिवर्तित हो जाए। आंशिक क्रांति तब होती है जब शासन के किसी विभाग में उग्र परिवर्तन किए जाए। क्रांति के कारण। क्रांति के दो कारण बताए गए हैं, क्रांति के सामान्य कारण और क्रांति के विशेष कारण। क्रांति के जो सामान्य कारण है, पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो श्रेष्ठता की भावना, जब समाज में कुछ लोग स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और धन तथा कुलीनता के आधार पर शासन हथियाने का प्रयत्न करते हैं तो वो जनता में क्रांति की भावना पैदा होती है। साथियों, दूसरा पॉइंट है भय, यानी अपराधी दंड भय से बचने के लिए विद्रोह कर देते हैं और कुछ लोग संभावित अन्याय के भय से विद्रोह कर देते हैं। अविश्वास भय को जन्म देता है और भय क्रांति को। तीसरा है द्वेष भावना, जब राज्य अधिकारी एक दूसरे से आपस में ईर्ष्या एवं द्वेष का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे की भलाई का ध्यान न रखकर सार्वजनिक कल्याण की बलि दे देते हैं तथा अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचकर स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। जो वर्ग अपमानित होता है वह विद्रोह में सहयोग देकर राज्य क्रांति को आगे बढ़ाता है। राज्य में छोटे छोटे परिवर्तनों पर ध्यान न देना, यानी राज्य में भी सदा परिवर्तन होते रहते हैं। राज्य में वर्ग विशेष किसी न किसी प्रकार असंतोष एवं परिवर्तन भावना को उत्पन्न किए रहता है। इन परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। इन परिवर्तनों पर प्रतिबंध न लगाया जाए तो राज्य क्रांति होती है। असंतुलित वृद्धि, यानी असंतुलित वृद्धि भी राज्य के प्रत्येक अंग में समान संतुलित वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि असंतुलित वृद्धि क्रांति का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, प्रजातंत्र में धनी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाने से वह धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और निर्धन जनसंख्या में वृद्धि होने से यह दूषित प्रजातंत्र में बदल जाता है। जाति में अंतर, जब राज्य में अलग अलग जातियों से अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो संगठन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे राज्य में दृढ़ता नहीं रह पाती और इसी दृढ़ता के अभाव में राज्य में क्रांति होती है। गणना, यानी राज्य में जब एक वर्ग सत्ता को ग्रहण किए रहता है तो दूसरा वर्ग उससे गणना करने लगता है। जब यह गणना पराकाष्ठ पर पहुंच जाती है तो क्रांति उग्र रूप धारण कर लेती है। आलसी व असावधानी, जनता अपने आलस्य और लापरवाही के कारण ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ़ हो जाने देती है जो संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। ऐसे विश्वासघाती लोग शासन के सर्वोच्च पदों पर आसीन होकर शासन के स्वरूप को ही बदल देते हैं, इसलिए वहाँ क्रांति हो जाती है। और 9वां पॉइंट है साथियों, निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र के कारण क्रांति होती है। उदाहरण के लिए, हेरैया में निर्वाचनों में षड्यंत्र रचा जाता था जिसके परिणाम भयंकर होते थे। पारिवारिक विवाद, कभी कभी शासकों में पारिवारिक विवादों के कारण भी क्रांति फूट पड़ती है। अरस्तु ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि सिराक्यूज में 2 सत्तारूढ़ नवयुवकों के परिणय संबंधी कलह के कारण क्रांति हुई। उत्तराधिकार, जब उत्तराधिकार के प्रश्न पर मतभेद बढ़ जाता है तो वह क्रांति का कारण बन जाता है। फोसी की क्रांति उत्तराधिकार के लिए हुई थी। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे कारण थे जो क्रांति का रूप ले लेते हैं। क्रांति के विशेष कारण साथियों, तो एक तंत्र में क्रांति, इसमें प्रमुख कारण पारिवारिक झगड़े, पारस्परिक द्वेष भाव, घृणा, शासन द्वारा जनता पर अत्याचार इत्यादि। स्वेच्छाचारी राजतंत्र में शासन की निरंकुशता ही क्रांति का कारण बन जाती है। कुलीन तंत्र में क्रांति, इसमें शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बड़ी सीमित होती है।
अन्य लोगों के प्रति शासकों की उपेक्षा व उस वर्ग द्वारा दुष्टता का मार्ग ग्रहण करना व विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव क्रांति के कारण बनते हैं। प्रजातंत्र में क्रांति। प्रजातंत्र में लोक नेताओं की अधिकता के कारण क्रांति होती है। ये नेता निर्धनों का प्रतिनिधित्व कर धनी वर्ग के विरुद्ध जनमत स्थापित करते हैं और जनता को भड़काते हैं। क्रांतियों के निवारण के उपाय। अरस्तु के क्रांतियों को रोकने के उपायों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य उपाय और विशेष उपाय। सामान्य उपाय के अंदर क्रांतियों को रोकने के सामान्य उपाय निम्न हैं। क्रांतियों के निवारण के उपायों में साथियों, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जनता की संविधान में गहरी आस्था होनी चाहिए, सम्मान एवं पदों का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, राज्यों को परिवर्तनों की प्रारंभिक अवस्था से बचना चाहिए, राज्य द्वारा समाज में आर्थिक विषमता को कम करना चाहिए, समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, शिक्षा का प्रसार करके राज्य के नागरिकों में निष्ठा की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। विशेष उपाय। अरस्तु के क्रांतियों के निवारण के विशेष उपाय निम्न साथियों। जनतंत्र में क्रांति को रोकने हेतु धनिक तंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। कुलीन तंत्रात्मक प्रणाली में क्रांति को रोकने हेतु शासक वर्ग को जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए तथा शक्ति के विकेंद्रीकरण पर नियंत्रण होना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। और साथियों, ऐसे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।